ठीक है, नज़र आ रहा है? ठीक है। तो CRUD करने से के लिए सबसे पहले हम डेटाबेस में एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ना एक टेस्ट के नाम से डेटाबेस बनी हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से डेटाबेसेस में जाके वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू डेटाबेस आप क्रिएट कर लें, कोई भी नाम उसे दें, वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास ये क्रिएट है टेस्ट, तो मैं टेस्ट को यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम env में आएंगे, यहाँ पे db डेटाबेस में हम उस डेटाबेस का नाम दे देंगे जो हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक होगा? ठीक है सर। बाकी ये यूज़र नेम वही रहेगा आपका जो भी है, बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, पासवर्ड नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं अपने, ये हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन चल रही है जो भी हमारा है यहाँ पे। सबसे पहले जो आसान काम होता है वो ये होता है कि हम डेटाबेस से रिकॉर्ड को रीड करें, ये सबसे आसान होता है। फिर उसके बाद होता है कि हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करें या क्रिएट करें, स्टोर करें, सेव करें, ये सारे एक ही नाम है। तो उसके लिए हमें जो लारावेल के अंदर है, एक है मॉडल्स का कॉन्सेप्ट और एक है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन में हम अपनी डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं कि डेटाबेस में हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए और उनकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। ये हम अपनी यानी कोडिंग के ज़रिए ही हम अपना डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकता हूँ जाके मैनुअल भी। आप आएँ वहाँ पे डेटाबेस में, यहाँ पे आप अपने टेबल का नाम लिखें और कितने कॉलम का हो, तो यहाँ से भी आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लारावेल कहता है कि आप हमारा ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करके माइग्रेशन को यूज़ करें और अपना टेबल बना लें। तो उसके लिए एक कमांड में है, शॉर्ट कमांड है, उसमें हमारे 3 काम बन जाते हैं जो एक CRUD के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो एक ही कमांड है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल का नाम आप बता दो जो भी मॉडल है, मतलब स्टूडेंट और स्टूडेंट के साथ, और मॉडल का नाम हमेशा सिंगल होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं करना इसे, मतलब स्टूडेंट्स नहीं बनाना कभी भी, और ना ही एस को छोटा रखना, ऐसे नहीं करना। एस कैपिटल होगा यानी कैमल केस चलेगा, और सिंगुलर होगा। सर इसकी क्या वजह है सर? इसकी वजह ये है कि ये फिर आप लारावेल के पैटर्न से हट जाएंगे। ये देखिए लारावेल हमें बिल्ट इन एक मॉडल देता है, उसका एक सिंगुलर है और यू उसका बड़ा है यूज़र के नाम से। ये मॉडल है जो ये लारावेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल बना के देता है। होगा कुछ नहीं, आपका एक स्ट्रक्चर से हट जाओगे आप, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जब आप स्ट्रक्चर से हट जाओगे तो लारावेल आपको कंपैटिबल नहीं लगेगा, फिर आपको उसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप लारावेल के पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप उसके सारे वो जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये है स्टैंडर्ड में रहने का फ़ायदा। अदरवाइज़ फिर आपका अपना ही एक फ्रेमवर्क बनता जाएगा। वो भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप बेहतर है कि आप उसी को स्टैंडर्ड को फॉलो करें जिस स्टैंडर्ड को लारावेल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का नाम, ये मॉडल का नाम है स्टूडेंट। और मॉडल क्या है? मॉडल हमारा डेटाबेस में जो टेबल होगा उसके साथ हमें ये कनेक्ट करेगा। बेसिकली हम इस मॉडल को यूज़ करके उस डेटाबेस से रिकॉर्ड, डिलीट, अपडेट, क्रिएट जो भी करना चाहते हैं हम इस मॉडल को कॉल करेंगे। हम SQL नहीं लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ये वो, हम इस मॉडल को कॉल करेंगे। इसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं हमारे पास लारावेल के, तो हम उनको यूज़ करते हुए जो है वो अपना डाटा वगैरह इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करेंगे। सारे ऑपरेशंस हम इस मॉडल के ज़रिए करेंगे डेटाबेस के अंदर। डैश M लिखूँगा तो इससे बनेगी माइग्रेशन। C लिखूँगा तो इसके साथ ये स्टूडेंट कंट्रोलर भी बना देगा। R लिखूँगा तो ये रिसोर्सफुल कंट्रोलर बना देगा। सिंपल कंट्रोलर होता है जिसमें कोई हमारे पास फंक्शन नहीं होते, और रिसोर्सफुल कंट्रोलर होता है जिसके अंदर हमारे पास CRUD के सारे फंक्शन अवेलेबल हो जाते हैं। मैंने एंटर किया तो ये 3 चीज़ें मेरे पास क्रिएट करेगा, ठीक है। सबसे पहले वो मॉडल बनाएगा, उसके बाद ये कह रहा है कि स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैंने पहले बनाया हुआ था तो मैं उसको डिलीट कर लेता हूँ, या वही बना हुआ है। ये स्टूडेंट का मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था,
तो इसलिए उसने कहा है कि स्टूडेंट की जो माइग्रेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मैं वो दोबारा ये स्टूडेंट मॉडल भी मैं डिलीट कर देता हूँ और माइग्रेशन भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा उसी कमांड को रन करता हूँ, तो उसने मॉडल क्रिएट कर दिया और माइग्रेशन क्रिएट कर दी, और अभी वो कंट्रोलर बना रहा है। तो जब तक वो कंट्रोलर बना रहा है हम आते हैं माइग्रेशन की तरफ। ये हमारी माइग्रेशन है और ये हमारा मॉडल है स्टूडेंट, और ये एक्सटेंड कर रहा है मॉडल को, ठीक है। और ये हमारी फ़ाइल है। डेटाबेस में हमारा जो टेबल क्रिएट होगा उसका नाम होगा स्टूडेंट्स, और आईडी से मुराद है ये उसकी ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है, जिसे हम प्राइमरी की भी कह सकते हैं। ये हमारी प्राइमरी की है, ये खुद ब खुद ही वो सिस्टमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी। और टाइम स्टैम्प से हमारे पास दो कॉलम बनते हैं, एक है अपडेटेड ऐड और एक क्रिएटेड ऐड। जब भी इसे भी हमें ज़रूरत नहीं है देने की, लारावेल खुद ब खुद ही उसे जब भी हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे वो अपडेटेड ऐड को टाइम नोट कर लेगा, और जब हम क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएटेड ऐड वाला टाइम को नोट कर लेगा। इसी के अंदर हम एक और फील्ड को कहते हैं टेबल में स्ट्रिंग टाइप का आप नेम क्रिएट कर दो। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे ये सारी इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग के लिए, टेक्स्ट के लिए, लॉन्ग टेक्स्ट, डेसिमल, वो सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। लारावेल की माइग्रेशन, लारावेल माइग्रेशन, यहाँ पर वो सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, वो आप स्टडी कर सकते हैं जाके यहाँ पे कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, आईडी क्या काम करता है, और दूसरा स्ट्रिंग का, और ये सारी माइग्रेशन के बारे में लिखा हुआ। ये हमारे पास अवेलेबल मेथड्स हैं कि डेसिमल, बाइनरी। अभी मैंने स्ट्रिंग को यूज़ किया तो स्ट्रिंग का वो कह रहा है स्ट्रिंग मेथड क्रिएट्स अ वारचार इक्विवेलेंट कॉलम्स, ठीक है, इन द गिवन। और ये मतलब अगर आप उसकी कोई मेंशन करना चाहते हैं कि कितने करैक्टर का हो तो आप उसको दूसरा पैरामीटर दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे ख्याल से 191 या 211 का वो करैक्टर जनरेट करेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट के अंदर आप ज़्यादा टेक्स्ट, अगर आपका लॉन्ग टेक्स्ट है तो वो आप डिस्क्रिप्शन टाइप जो है वो सेव करवा सकते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो इस तरह मुख्तलिफ उसके मेथड्स हैं, ये आप अगर ज़्यादा पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये टाइम स्टैम्प भी है इसके अंदर ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दिया। स्ट्रिंग टाइप का मतलब वो कॉलन जनरेट करे और उस कॉलन का नाम होगा नेम, और ये रिक्वायर्ड होगा हमारे लिए। ये उसने कंट्रोलर भी बना दिया, ये कंट्रोलर भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास बिल्ट इन जस्ट फंक्शंस हैं, कोड नहीं है, फंक्शंस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो कोड हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं इसके अंदर। माइग्रेशन को रन करने के लिए हमारे पास कमांड है। अगर आपको कमांडें नहीं पता तो आप PHP आर्टिसन लिखेंगे तो वो सारी कमांड लिस्ट आपके सामने विजिबल हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सी कमांड को रन करना है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। तो मैंने माइग्रेट वाली कमांड को रन करना है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। माइग्रेट क्या करती है कि जो भी आपकी माइग्रेशन वाले फ़ोल्डर के अंदर माइग्रेशन होती हैं उन जैसे वो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो ये यूज़र्स, पासवर्ड, फील्ड, ये इसके बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन वो हैं टेबल्स, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे ये क्या करते हैं। तो अभी हमारा फोकस जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया और उसके अंदर एक आईडी है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है, ये ऑटो इंक्रीमेंट, और ये वारचार है। 255 इसके करैक्टर हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो दो हैं बाकी एक्स्ट्रा जो टाइम स्टैम्प से बने हैं, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, इनमें वो टाइम सेव करेगा, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये भी कुछ रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे एक रिकॉर्ड मैंने आदम और दूसरा मैंने हवा, ये दो मेरे पास रिकॉर्ड सेव हो गए। टाइम स्टैम्प ज़रूरी नहीं है, वो नॉन लेबल है, अगर ना भी आप दें तो वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास डेटाबेस में दो रिकॉर्ड हैं, आदम और हवा। मैं इन दोनों को यहाँ पे देखना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स वाला जब URL एक्सेस करूँ तो यहाँ पर मुझे वो लिस्ट नज़र आए उनकी। तो अभी वो कह रहा है कि ये URL एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं एक URL जनरेट करता हूँ। URL कैसे जनरेट होगा, वेब फाइल में आप आएंगे, यहाँ पर आप राउट के ऊपर गेट टाइप का आपका URL होगा स्टूडेंट्स
और इसके ऊपर जो फंक्शन कॉल करेंगे आप वो होगा हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर को आप इस तरह करें कि ऊपर टॉप पे यूज़ कर लें, फिर आपको बार बार फुल नहीं लिखना पड़ेगा। ये नेम स्पेस है उसका, मतलब उसका एड्रेस है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया उसे स्टूडेंट कंट्रोलर। और ये क्लास और इसके बाद उसका मेथड मैंने इंडेक्स कॉल करना। ये ऐसे है कि ऐसे है? कोमा, ओके। ये स्टूडेंट के स्पेलिंग गलत है, स्टूडेंट्स, ओके। अभी ये स्टूडेंट्स है हमारे पास, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज आना चाहिए अगर मेरा कोड चलेगा तो। स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे पास ब्लैंक पेज इसलिए आ रहा है कि मैंने उस कंट्रोलर में कुछ भी अभी रिटर्न नहीं किया। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ या डी करता हूँ। डी क्या है हमारे पास, हम डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है, डिबग हो रहा है यहाँ पे। इसके लिए मैं बनाता हूँ व्यू वाली फ़ोल्डर के अंदर व्यूज़, जहाँ पे हमारे HTML हम अपनी कोड लिखेंगे HTML का, फ्रंट साइड के पेजेस जो होंगे हमारे, उसका कोई भी नाम आप दे दें, मैं स्टूडेंट्स ही रख देता हूँ उसका नाम भी। और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ इंडेक्स के नाम से, index.blade.php। ब्लेड इसका टेम्पलेट इंजन है जिसकी मदद से हम बगैर वो PHP ओपन क्लोज़ किए हम इधर कोड कर सकते हैं। ये टेबल टैग है मेरे पास, इसके अंदर एक TR है, फिर TH है, इसमें मैं एक ID वाला कॉलम रख लेता हूँ और एक नेम वाला। टेबल का मैं जो है वो विड्थ जो है वो 100% कर देता हूँ और इसको बॉर्डर 1 कर देता हूँ, ओके। अब मैं इस व्यू को कैसे लोड करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न व्यू। व्यू एक हेल्पर फंक्शन है लारावेल का, जिसकी मदद से हम व्यूज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर से किसी भी व्यू को लोड करवा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा स्टूडेंट्स के अंदर, इंडेक्स फ़ाइल को मैं लोड करवाना चाहता हूँ, रिटर्न करवाना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। अभी इस नाम के नीचे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे डेटाबेस में रिकॉर्ड्स हैं वो किसी तरीके यहाँ पे आ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वो रीड करने हैं, तो मैं करता हूँ स्टूडेंट मॉडल को कॉल, और ये याद रहे कि ये टॉप पे भी आपने इसका नेम स्पेस ऐड करना है। तो PHP स्टॉर्म ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, अगर आप कोई और वो है एडिटर आपका तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके ऊपर मेथड है एक ऑल क्या करता है कि डेटाबेस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको प्रिंट कर देता है, गेट कर लेता है। इसको मैं अगर डी करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 रिकॉर्ड हैं, दोनों हैं जिसके अंदर हमने जो डेटाबेस में सेव किए थे। आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट में नज़र आ रहा है आदम, और इसके भी अगर आप एट्रीब्यूट में देखेंगे तो आपको हवा नज़र आ रहा है। अब ये दोनों मैंने फ्रंट पे कैसे पास करने इंडेक्स फ़ाइल को, आप ये करें कि इनको किसी एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। मैं उसका नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड्स, उसके अंदर मैंने सेव कर लिए। यहाँ से पास करने के 2 वे हैं, एक है कंपैक्ट के अंदर आप वो वेरिएबल का नाम दे दें, एक ये वे है। सेकंड वे ये है कि आप एक एरे बना के उसके अंदर अपने मेथड को लिख सकते हैं, यानी कि ये एक वे से हम करके देखते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे मैंने चलाया फॉर ईच के अंदर मैंने वही एग्जैक्ट जो वहाँ से पास किया उसको लिखा मैंने रिकॉर्ड, उसके बाद TR, और इसको क्लोज़ करेंगे हम एंड फॉर ईच। TR के अंदर ये डबल करली ब्रेसेस ऐसे मोस्टेज साइन भी कहते हैं, ये लारावेल का वो हेल्पर फंक्शन है ब्लेड टेम्पलेट का, इसकी मदद से हम PHP ओपन क्लोज़ किए बगैर हम अपनी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अब मेरे पास वो टेबल से बाहर चले गए, क्योंकि हमने दोनों को TR में दिया है, जबकि ये होना चाहिए था TR 1 और दोनों को TD करना था मुझे, ये TD सॉरी TD।
तो अब ये मेरे पास रिज़ल्ट आएगा। ठीक, तो ये मेरे पास आ रहा है, आदम भी आ रहा है और हवा भी आ रही है। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट भी करें इसको यूज़ करते हुए लारावेल को। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्रिएट का बटन ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यूआरएल ऐड करता हूँ। यूआरएल क्या होना चाहिए? यूआरएल हमारा वो यूआरएल होना चाहिए जो हम वेब फाइल में क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट करूँगा कि स्लैश, जब क्रिएट पे आए ना तो आपने क्रिएट वाला मेथड कॉल करना है। ठीक है, तो मैं ये एज़ इट इज़ ये पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इस यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे एक लिंक आ गया मेरे पास क्रिएट का। ठीक है, यहाँ पे जब मैं क्लिक किया तो मुझे क्रिएट वाले पेज पे ले आया। अभी क्रिएट वाला पेज ब्लैंक है हमारा, तो उसमें हम एज़ इट इज़ जो है वो क्या रिटर्न करेंगे हम व्यू के अंदर से स्टूडेंट्स फोल्डर में से क्रिएट वाली फ़ाइल को आपने लोड करना। स्टूडेंट्स वाली फ़ाइल में मैं क्रिएट वाली फ़ाइल को क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर जो होगा एक फॉर्म होगा मेरे पास। बेसिकली फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड होगी मेरे पास जिसका टेक्स्ट टाइप की होगी और उसका नेम जो है वो नेम होगा, क्योंकि मुझे नेम लेना, और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और इसी तरह नीचे एक बटन क्रिएट करते हैं जो कि सबमिट करेगा इसे, जिसकी टाइप सबमिट, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेव। मतलब सिंपल एक ये इनपुट बॉक्स है मेरे पास और एक सेव बटन है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे दो चीज़ें वो मांगता है, एक्शन और मेथड। मेथड मेरा पोस्ट होगा क्योंकि अभी मैं डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड सेव करना चाहता हूँ। और यूआरएल क्या होगा? एक्शन के अंदर हम यूआरएल डिफ़ाइन करेंगे, यूआरएल क्या हो मेरा। तो यूआरएल मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ एज़ इट इज़। मतलब अभी क्या होगा कि वो पोस्ट टाइप का यूआरएल मेरा होगा। पोस्ट के अंदर क्या आएगा, वो क्रिएट पे नहीं आएगा, अभी वो डायरेक्ट कोई भी यूआरएल आप दे सकते हैं। तो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैं ये पैटर्न से क्यों चल रहा हूँ, इस पैटर्न से एक सीक्वेंस के साथ। तो इसमें अभी हम स्टोर वाला मेथड कॉल करेंगे और स्टूडेंट्स के ऊपर आएंगे। ये भी सेम है, ये भी दोनों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों तब चलेंगे अगर गेट करेंगे तो ये चलेगा, पोस्ट करेंगे तो ये चलेगा। ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी मेथड टाइप डिफरेंट है। वो गेट में चलेगा, ये पोस्ट में चलेगा हमेशा। अच्छा जी, अब ये क्रिएट पेज है मेरा, यहाँ पे मैंने दे दिया कि आपने स्टूडेंट्स वाला जो यूआरएल है और मेथड पोस्ट के साथ आपने जाना है। अभी मेरे पास एक एरर आएगा, तो वो एरर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये कह रहा पेज एक्सपायर। पेज एक्सपायर का एरर तब आता है जब आप इसके अंदर एक CSRF फील्ड नहीं बनाते। ठीक है, टोकन आप यूज़ करेंगे तो अब ये हमारे पास एक्सपायरी का एरर नहीं आएगा, लेकिन पेज ब्लैंक आएगा मेरे पास। तो ब्लैंक पेज का मतलब ये है कि हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे हमने कोई कोड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे DD करता हूँ रिक्वेस्ट को, तो इसी पेज को मैं वापस आता हूँ, इसको रिलोड किया मैंने और यहाँ पे नूह लिखा और सेव किया। तो ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है, इसके अंदर से मैं ये एट्रीब्यूट्स में रिक्वेस्ट वाले एलिमेंट में आता हूँ और उसके अंदर ये पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे एक तो मेरे पास टोकन आ रहा है CSRF टोकन, और एक नेम आ रहा है जिसके अंदर नूह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे नेम चाहिए। अच्छा जी, क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपका टेबल का कॉलन का नेम और आपकी जो इनपुट का नेम ये सेम है, तो आप एक बहुत ही शॉर्ट वे से डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट मेथड आप यूज़ करें और इसके अंदर आप रिक्वेस्ट ऑल को पास करवा दें। यानी रिक्वेस्ट ऑल क्या करता है, ऑल हमें एक एरे रिटर्न करता है जो भी इसके अंदर चीज़ें आती हैं। जैसे मैं आपको ये रिटर्न कर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक एरे बना के देता है जिसके अंदर वो की वैल्यू पेयर दे देता है, एक टोकन का और एक नेम का, जो भी आपके पास फील्ड्स आ रहे होंगे। तो वो फील्ड्स मैंने उसे पास करवा दिए हैं कि आप स्टूडेंट्स को क्रिएट कर दें। अच्छा जी, क्रिएट करने के बाद आप क्या करें, आप रिटर्न रीडायरेक्ट कर जाएं कहाँ पर, स्टूडेंट्स वाले गेट यूआरएल पे, नॉट पोस्ट।
ठीक है। जी ठीक हो। रिटर्न रीडायरेक्ट कर जाएं आप कहाँ पर, स्टूडेंट्स वाले URL के ऊपर क्रिएट करने के बाद। अभी मैं भी यहाँ पे एक और मुझे एरर दें, तो एरर के बाद हम देखते हैं कि वो क्या करना है। कह रहा है कि टोकन टू फिलेबल प्रॉपर्टी अलाउ टू मैच असाइनमेंट ऑन मॉडल। जब भी आप लारावेल के अंदर रिकॉर्ड को सेव करेंगे मॉडल को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है 2 मेथड है, एक होता है फिलेबल, एक होता है गॉडेड। फिलेबल और गॉडेड में क्या फ़र्क है? फिलेबल में वो चीज़ें हम असाइन करते हैं जो हम डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहते हैं, गॉडेड में वो हम करते हैं जो हम नहीं सेव करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ करना है। मैं वैसे गॉडेड यूज़ करता हूँ और उसके अंदर मैं इस टाइम से कह देता हूँ कि सारी चीज़ें ही मैंने सेव करनी है, किसी के ऊपर भी कोई गॉड नहीं लगाना, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएं। ओके जी। दोबारा नॉर्मली हम कौन सी वैल्यू जो डाटाबेस में सेव नहीं करवाते? नॉर्मली इस तरह होता है, कोई एक्सेस टोकन है, कोई पासवर्ड है, कोई ऐसी चीज़ें जो हैकिंग हो सकती हैं जो आप कहते हैं कस्टमर ना करे, तो वो हम गॉडेड में रखते हैं कि वो कस्टमर से नहीं लेनी हमने, वो एडमिन ही अप्रूव कर सकता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मैंने दोबारा उसी पेज को रिफ़्रेश किया तो ये आप देख रहे हो कि नू मेरे एक डेटाबेस में भी एंट्री हो गई और यहाँ पे नू आ गया और क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड उसने ऑटोमेटिकली वो ले लिया, हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह मैं दोबारा आता हूँ, क्रिएट करता हूँ और ये मैंने सेव पे क्लिक किया तो उसने वो भी सेव कर दिया और मेरे पास रिकॉर्ड सेव होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? सिर्फ एक ही लाइन में हमारा वो सारे काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने लारावेल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का ये एक है कि हमें बहुत सारी चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे नाम ना रखता, मैं नेम की जगह पे कुछ और रख देता, तो फिर ये कभी भी सेव ना करता इस तरह, फिर आपको थोड़ा सा इसको मज़ीद मॉडिफाई करना पड़ता। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं डिलीट की तरफ। अभी यहाँ पे एक एक्शन बटन हो हमारे पास और उससे हम क्लिक करें और सारे रिकॉर्ड हमारे डिलीट होते जाएं। ओके, उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक्शंस वाला टैब क्रिएट करते हैं और एक्शन में हमारे पास यहाँ पे जो है वो बटन आएगा और बटन में क्या होगा, हमारे पास डिलीट का बटन होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट। ये क्या होगा कि मेरे पास एक कॉलन अभी आया है, डिलीट बटन आ रहा है, लेकिन वो डिलीट वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको वर्कफुल बनाने के लिए डिलीट वाला जो टैब है वो हमेशा डिलीट रिक्वेस्ट से होगा। वैसे तो आप गेट से भी डिलीट करवा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे एक फॉर्म इधर भी, उसके ज़रिए हम डिलीट करेंगे रिकॉर्ड्स को डिलीट मेथड के साथ। ठीक है, ये टाइप इसकी आ गई सबमिट और इसके अंदर भी वही एज CSRF टोकन देंगे और एक्शन के अंदर हम देंगे URL और URL में क्या देंगे हम, वही स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक चीज़ हम लेके जाएंगे कि स्टूडेंट की ID, इसके साथ हम कनकैटिनेट करेंगे रिकॉर्ड में से स्टूडेंट की ID। ठीक होगा। इसका मेथड जो होगा वो पोस्ट होगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर 2 ही मेथड हैं, या गेट है या पोस्ट है। तो लारावेल के अंदर है हमारे पास मेथड, एक और ऑप्शन अवेलेबल होती है डिलीट और पुट की, तो यहाँ पे मैं भी डिलीट वाला मेथड, ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन मैंने लारावेल का यूज़ किया, उसके अंदर मेथड मैंने पास कर दिया डिलीट। तो इसी तरह मैं इधर वेब फाइल पे आऊँगा, यहाँ पे मैं एक डिलीट का URL बनाऊँगा और स्लैश मैं बता दूँगा कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट की ID आएगी। ठीक है, तो जब ये आएगी तो आपने जाना है डिस्ट्रॉय वाले फंक्शन के ऊपर। डिस्ट्रॉय मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है लास्ट के ऊपर, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट को ऑलरेडी कनकैट कर रहे हैं, तो इसको मैं अभी कनकैट नहीं कर रहा। ये हमारे पास है बेसिकली, इसका नाम मेरे जहन में अब नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं इसको, चलें बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वो पैरामीटर आएगा जो हम यहाँ से पास करेंगे, ये वाला पैरामीटर। इसको पैरामीटर इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे पास एक ID है, स्टूडेंट्स तक तो URL है, इससे आगे हमारे पास ये चेंज होता रहेगा, कभी कोई ID आएगी कभी कोई ID आएगी। तो ये जो ID है हमारे पास, यहाँ पे हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने DD करके ये ID को यहाँ पे जब लिखता हूँ, अच्छा जी, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये 3 ID देता है इस तरह। ठीक है,
आप इसको पेज सोर्स करके भी देख सकते हैं कि ये फॉर्म बना हुआ है और इसकी आईडी वो आईडी है जो इसकी अपनी आईडी है, सबके साथ वो आईडी चेंज हो रही है। ठीक हो गया? कैसे हो रही है? ये हमने यहाँ पे कनकैट किया हुआ इसे। एक तो स्टूडेंट्स का यूआरएल है और साथ में हमने आईडी को कनकैट कर दिया, ये डॉट के बाद डायनामिकली पास कर दिया कि जब भी ये फॉर्म बनेगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो आईडी कनकैट होती जाएगी। अच्छा जी, हम वहाँ तक पहुँच गए इस रिक्वेस्ट तक। यहाँ पे हमने फिर उस स्टूडेंट मॉडल को कॉल करना है और इसके ऊपर डिस्ट्रॉय फंक्शन है वो कॉल करना है और इसको बताना है कि ये वाली आईडी वाला ना आपने डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय करने के बाद आपने क्या करना है, आपने रिटर्न कर जाना है, कहाँ पे रीडायरेक्ट कर जाना आपने, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं कि आपने रिटर्न बैक। बैक से मुराद ये है कि जिस आप यूआरएल से आए हैं आपने उसी यूआरएल पे वापस चले जाना। ठीक हो गया? ये मैं आया, रिफ़्रेश किया मैंने। मैं चाहता हूँ कि मैं ये कोई एक रिकॉर्ड में क्रिएट करता हूँ, ABC। ये मैंने रिकॉर्ड सेव किया। अभी ABC रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो देखें डिलीट हो गया। सिर्फ यहाँ से नहीं डिलीट हुआ बल्कि डेटाबेस से भी वो डिलीट हो गया। कैसे आपको पता चला कि डिलीट हो गया? क्योंकि अभी अगर मैं दोबारा यहाँ पे ये 4 नंबर है, अभी मैं जब क्रिएट करूँगा तो 5 नंबर नहीं आएगा मेरे पास, अब 6 नंबर आएगा। ठीक है? यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेव हुआ तो इसकी आईडी देख सकते हैं 6, तो इसका मतलब 5 नंबर रिकॉर्ड हमारे पास मिस है। ठीक है? तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके होगा? हमने अभी तक 2 ऑपरेशन देखे हैं, 3 ऑपरेशन सॉरी, क्रिएट, रीड और डिलीट। अभी हमारा लास्ट ऑपरेशन है अपडेट। ये देख लो हमारे फंक्शन भी वो भी खाली हैं जो अपडेट में यूज़ होने हैं, बाकी सारे फंक्शन में हमारा डाटा लिखा हुआ है। ये शो फंक्शन तब कॉल होता है जब आपने एक रिकॉर्ड को डिटेल्स देखनी हो। ठीक होगा? तब हम शो वाला यूज़ करते हैं। तो ये CRUD में नहीं आता वैसे, ये CRUD में क्रिएट, अपडेट और डिलीट, रीड, ये 4 चीज़ें आती हैं। तो वो शो वाला भी हम देख लेंगे। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, एडिट वाला बटन। यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ जिससे मेरा क्या होगा, एडिट होगा। ठीक है? तो एडिट में भी एज़ इट इज़ हम यूआरएल पास करेंगे। यूआरएल के अंदर हम बताएंगे कि आपने स्टूडेंट्स स्लैश फिर डॉट हम आईडी रिकॉर्ड की वो कनकैट करेंगे और इसके साथ एंड पे फिर हम एडिट वाले को कनकैट करेंगे। क्यों हमने ऐसा यूआरएल बनाया वो भी आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एडिट बन गए। ठीक है? एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टूडेंट्स, ये अंदर आईडी और एडिट, ये एक यूआरएल मैंने जनरेट किया। कोई भी यूआरएल आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। तो ये एक लारावेल का स्टैंडर्ड है, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ, तो मैं आपको उसका बाद में बताऊँगा। अच्छा जी, अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ मुझे ये कंसर्न है कि मेरी आईडी वो आ रही है जो मुझे आनी चाहिए। अच्छा, मैं यूआरएल एक क्रिएट करता हूँ जो मुझे इधर लेके आएगा। कैसे? वो भी गेट रिक्वेस्ट होगी और स्लैश आईडी होगी स्लैश एडिट। अब ये यूआरएल होगा हमारा, यानी आईडी के बाद एडिट भी होगा हमारे पास, और तब हम जाएंगे एडिट वाले फंक्शन पे। एडिट वाले फंक्शन पे आएंगे तो मैं वहाँ पर भी ये इन्होंने यहाँ पे मॉडल व्यू बाइंडिंग, इसको बोलते हैं मॉडल व्यू बाइंडिंग। ठीक है? मॉडल है और दूसरा उसके अंदर की पास करते हैं ना, तो वो खुद ब खुद ही वो मॉडल फाइंड करके आपको ये इसे मॉडल व्यू बाइंडिंग कहते हैं कि वो उस मॉडल के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड कर देता है। अच्छा, अभी हम ये इसे स्किप करते हैं, डीडी करता हूँ मैं और आईडी। ठीक है? अच्छा जी, अब मैं नूह के ऊपर जब एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 3 नंबर आईडी देता है क्योंकि नूह की आईडी 3 है। अगर अली पे करता हूँ तो 4 नंबर आईडी देता है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि हमारे पास आईडी एक्यूरेट आ रही है। ठीक है? अब मैं इस आईडी वाला रिकॉर्ड डेटाबेस में से गेट करूँगा। कैसे गेट करूँगा? मैं फाइंड फंक्शन कॉल करूँगा स्टूडेंट के ऊपर और उसमें वो आईडी पास कर दूँगा और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ जिसका नाम है रिकॉर्ड। मैं डीडी करता हूँ रिकॉर्ड को चेक करने के लिए कि क्या वही रिकॉर्ड आता है मेरे पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अली आ रहा है 4 नंबर वाला मेरे पास। अगर हवा पे करता हूँ तो एडिट में जाऊँगा
तो यहाँ पे मेरे पास वही रिकॉर्ड आ रहा है जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड हमारे पास प्रेजेंट भी हो। ये क्रिएट वाला ही पेज मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, एडिट। ओके, अब क्या होगा, रिटर्न व्यू स्टूडेंट डॉट एडिट, ठीक है। और सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने जब एडिट पे क्लिक किया तो मेरे पास वो क्रिएट वाला आ रहा है, हाँ जी वही आ रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा, वो आएगा भी नहीं क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो रिकॉर्ड आए। अच्छा, सबसे पहले मुझे इसका नाम चेंज करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये एक डिफरेंट फॉर्म है। तो ये मेरे पास अभी यहाँ पे अपडेट आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं एडिट फाइल के ऊपर ही हूँ। अच्छा, अब ये वाला रिकॉर्ड मुझे वहाँ पे लेके जाना है एडिट पेज पे, और फिर इसके अंदर वो वैल्यू शो करनी है मुझे, ठीक होगा। अच्छा, एक मैंने आपको ये वे बताया डाटा पास करने का, कम्पैक्ट। अब हम दूसरा वे बताता हूँ मैं आपको कैसे पास करते हैं। एडिट के साथ हम बनाएंगे एक एरे और उसके अंदर हम बनाएंगे रिकॉर्ड और इधर पास कर देंगे $रिकॉर्ड। ये सेकंड वे है डाटा पास करने के लिए। अभी मैं इस रिकॉर्ड की को, इस नाम को बेसिकली यूज़ करूँगा। इधर आता हूँ मैं वैल्यू, इसका एट्रीब्यूट के अंदर मैं रिकॉर्ड और नेम। ओके जी, रिफ़्रेश किया तो वो नेम मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। लेकिन देने से नहीं आ जाता जी, वैल्यू देने से नहीं आ जाएगा। तो ये वैल्यू ही दी है ना रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड के अंदर से हम वो ले रहे हैं ना नेम। डायनामिकली हमने अगर मैं पूरा रिकॉर्ड देता हूँ, चलो ठीक है, मैं पूरा रिकॉर्ड दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो पूरा रिकॉर्ड का पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया उसने मुझे। तो ऑब्जेक्ट में से मुझे ख़ास वैल्यू चाहिए, तो ख़ास वैल्यू मुझे नेम मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ तो मुझे आईडी मिल जाती है, ठीक है। तो अभी हमें आईडी की भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, हम अब भी जाएंगे अपडेट वाले मेथड के ऊपर। मेथड हमारा भी हो जाएगा पुट, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम यूआरएल क्या बन जाएगा हमारा, कनकैट करेंगे इस रिकॉर्ड की आईडी, ठीक है। इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है। ओके, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक और यूआरएल जिसका होगा पुट, और ये वाला अब ख़त्म कर देता हूँ। अब ये चीज़ बन जाएगी, यानी स्टूडेंट्स हो यूआरएल और स्लैश उसकी आईडी हो, तो ये वाला आपने कॉल करना है। और फिर कौन सा फंक्शन कॉल करना है आपने, अपडेट वाला फंक्शन कॉल करना है। अच्छा जी, अपडेट पे आता हूँ मैं। यहाँ पर भी उसने वही मॉडल व्यू बाइंडिंग, इसको मैंने ख़त्म किया, आईडी पे ले आया, डी किया मैंने $ID। क्या मेरे पास आईडी आ रही है। अच्छा जी, इस पेज को मैंने रिफ़्रेश किया दोबारा से ताकि जो हमने चेंजेस की थी वो रीलोड हो जाए। अभी मैंने अली के साथ अली रज़ा कर दिया, अपडेट किया, तो ये क्या हमें वही यूआरएल पे लेके इस फंक्शन में आ गया। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को डी करके देखता हूँ कि क्या मेरी रिक्वेस्ट में अली आ रहा है कि अली रज़ा आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें जो रिक्वेस्ट वाला है हमारी की, इसके अंदर अब नेम जो है वो अली रज़ा आ रहा है, अली नहीं आ रहा, ठीक होगा। अच्छा जी, अभी मुझे करना ये है कि मुझे उस स्टूडेंट को अपडेट करना है। अच्छा जी, सिंपल वे है, आपने फाइंड करना है उस स्टूडेंट को। सबसे पहले फाइंड किससे होगा, हमारे पास आईडी से होगा, और इसके ऊपर एक मेथड कॉल होता है अपडेट। अपडेट मेथड में आपने जो रिक्वेस्ट आ रही है वही सेम ऑल करके उसे पास कर देना, और फिर हमने रिटर्न रीडायरेक्ट कर देना है कहाँ पर, स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक हो गया। यस सर। ये है जी, बस इतना सा काम करना। मतलब फ़ाइंड तो हम कर रहे थे, और उसके बाद मैंने क्या, फ़ाइंड करने के बाद आप अपडेट कर दो जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उसके साथ, ठीक है जी। मैं बैक आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा से मैं अली रज़ा लिखता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो वो अपडेट पे गया और उसने वो फंक्शन कॉल करने के बाद उसने हमारा रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। तो ये थी हमारी एक करंट। अभी हम शो पे आते हैं, तो शो भी सिंपल है। शो के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर एक और मैं बटन क्रिएट करता हूँ शो के नाम से, लिंक एक बना दिया मैंने। अभी इसमें क्या होगा, मैं एडिट पेज पे नहीं जाऊँगा, अब मैं क्या करूँगा, students/id इस पे जाए तो वो मुझे शो वाले पेज पे ले जाए। ये शो आ गया।
शो पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अभी वो कह रहा है कि मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, वाकई नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि हमने बनाया नहीं है। राउटिंग नहीं किया। तो हम अभी गेट टाइप का बनाएंगे स्टूडेंट्स स्लैश उसका आईडी। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे मेथड कौन सा, शो। शो मेथड में हमने क्या कोड लिखना है, शो मेथड के लिए हमें डेफिनेटली पेज भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ शो के नाम से। ओके, इसी तरह सेम हमारा जो काम होगा वो एडिट वाला होगा। जो एडिट स्क्रीन थी वही हमारी शो में यूज़ हो जाएगी, लेकिन व्यू का फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास आईडी आएगी और इस आईडी से हमने वो रिकॉर्ड फाइंड किया और हमने कहाँ पास कर दिया, शो को पास कर दिया। अच्छा जी, शो स्क्रीन पे जब हम आए तो यहाँ पर मैंने एक H1 में नेम जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल्ड आई थिंक टैग यूज़ होता है। अच्छा जी, इसके अंदर डॉलर रिकॉर्ड और उसका नेम, जस्ट इतना ही मैं प्रिंट कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए। तो ये मेरे पास आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक कंप्लीट CRUD था जो हमने बहुत ही थोड़े से टाइम में जो है वो सारा देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा CRUD है। इसमें जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर एज भी आ जाए या एक और कॉलम भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, मैं क्विक एक रिव्यू आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे माइग्रेशन के अंदर। माइग्रेशन में हम एक और ऐड करेंगे। सपोज़ करो नेम के बाद हम ऐड करते हैं उसका फादर नेम, ठीक है। फादर नेम के बजाय हम सिटी कर लेते हैं। ओके, सिटी को हम कर देते हैं नल लेवल, यानी ये ज़रूरी नहीं है, अगर यूज़र ना भी पास करे तो आपने एरर नहीं देना बल्कि एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। ओके जी, वो क्या करेगा, जो भी हमने माइग्रेशन में चेंजेस की हुई हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा और ये सारे रिकॉर्ड को उसने डिलीट कर दिया हमारे। ओके जी, क्लीन होगी हमारी डेटाबेस। अभी जब फ्रेश करेंगे तो पुराना रिकॉर्ड को डिलीट, मैं रीफ्रेश करो ना तो फिर वो एग्जिस्ट वो रखता है रिकॉर्ड्स को प्रीवियस वाले को। 2-3 कमांड्स हैं वो आप देख लेना, ऐसा भी है कि वो रिकॉर्ड्स को भी रखे, वो भी है। अच्छा जी, जब मैं क्रिएट पे आऊँ इधर मुझे एक सिटी की फील्ड भी चाहिए, तो ये मेरा क्रिएट है। इसी के मैं साथ यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा लेता हूँ ताकि पता चले यहाँ पे सिटी नेम एंटर करना है, और इधर प्लेस होल्डर लगा लेता हूँ, पता चले ये नेम है। ओके, तो ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है और इसका नाम सिटी हो जाएगा। ओके जी, ये मेरे पास एक फ़ील्ड आ गई सिटी और नेम। मैंने फिलर से इसको फिल कर लिया और सेव कर दिया। ओके जी, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेव किया। अभी मैं इंडेक्स पेज पे आया, यहाँ पर मैंने नेम के बाद सिटी वाला एक कॉलन ऐड किया और इसी तरह यहाँ पर भी मैंने सिटी वाला एक कॉलन ऐड कर दिया। ओके जी, ये सिटी नाम भी आ गया मेरे पास जो सेव किया था। अभी ये सिटी कोई बनती नहीं है तो सिटी एग्जैक्ट मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे एडिट वाले में भी मुझे वो ऐड करना पड़ेगा, तो क्रिएट से मैं कॉपी कर लेता हूँ सिटी वाला और यही एडिट के अंदर ऐड कर देता हूँ। या ऐसा करें, मैं इसी का डुप्लीकेट करके यहाँ पे सिटी कर देता हूँ और ये रिक्वायर्ड हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने कंपलसरी नहीं रखा हुआ अभी, और यहाँ पे सिटी कर दिया। सिटी में वो इन्फॉर्मेशन ले आया। सिटी में मैं लंदन ऐड करता हूँ, यही स्पेलिंग है, मैं गलत है। ओके ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने और वो अपडेट होगा लंदन, बस इतना ही था। अच्छा, शो पेज पे भी मैं चाहता हूँ सिटी भी आ जाए, तो क्या करना होगा। शो पेज पे मैं आया, यहाँ पे मैं इसको P टैग करता हूँ, फिर शायद वो स्ट्रॉन्ग भी चले हमारा। ओके, ये मैं अभी कर देता हूँ सिटी और यहाँ पे भी मुझे जो की है वो सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये नेम ये है, सिटी है। अगर यहाँ पे बैक का बटन लगाना है, गो टू लिस्ट, तो एक एंकर टैग लगाएं। यहाँ पे आप URL दे दें उसे और उसमें पास कर दें किस पेज पे आप लेके जाना चाहते हैं, और इधर बता दें उसे गो बैक टू लिस्ट। ओके, जो भी आप उधर
नरेशन देना चाहते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बैक में वापस अपनी लिस्ट पे आ जाता हूँ। जी जी, ज़बरदस्त। कुछ है पूछने वाला तो पूछ लो इसमें से। क्लियर हो गया। क्लियर हो गए? चलो लगे हाथ में एक और चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ, पिक्चर वाला भी ऐड कर देते हैं यस सर। कि पिक्चर कैसे सेव होगी, पिक्चर सेव कैसे होगी। अच्छा जी, सबसे पहले वही बात, हम माइग्रेशन के अंदर एक टैब ऐड करेंगे इमेज के नाम से। ओके, इमेज के बाद हम अपने क्रिएट वाले के अंदर एक ऐड करेंगे इमेज वाला, तो ये इसका फ़ाइल होगा और इसका नेम जो होगा वो इमेज होगा। ओके जी, ये भी हम रिक्वायर्ड ही रखते हैं फ़िलहाल। इसके साथ हमें यहाँ पे भी इंक्रिप्शन टाइप ऐड करनी होती है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, नहीं तो हमारी पिक्चर्स फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता। ओके जी, अच्छा जी, इसका नाम भी हो गया, ये भी हो गया। हम स्टूडेंट में अभी आ गए, वहाँ भी हमने दे दिया। मैंने दोबारा से अभी रीफ्रेश वाली कमांड को देखते हैं कि ये क्या करती है। अच्छा जी, रीफ्रेश ने क्या किया, फिर इसने भी हमारे रिकॉर्ड्स को ऐसे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ओके जी, अभी हम आते हैं अपना नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास पिक्चर की भी अपलोड का ऑप्शन है। दो मैंने फॉर्म फिल कर लिए, मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से मैंने पिक्चर्स वाले टैब में आया तो मैंने ये वॉच की पिक्चर ले ली। ओके जी, मैंने अपडेट किया, पिक्चर सेव नहीं होगी क्योंकि अभी हमने पिक्चर सेव वाला कोई लॉजिक नहीं लिखा पीछे बैकएंड पे। यहाँ पे स्टोर में आता हूँ मैं। स्टोर में जाने से पहले मैं पब्लिक के अंदर, वैसे तो आप पब्लिक में डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ये इमेजेस है इसके अंदर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वैसे फ़ोल्डर मैंने ही बनाया होगा, ठीक है। तो इमेजेस के अंदर स्टूडेंट्स वाले फ़ोल्डर में मैं सेव करना चाहता हूँ अपनी पिक्चर। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, अभी थोड़ा सा सिनेरियो फ़र्क हो जाएगा, थोड़ा सा सिनेरियो इस तरह बदल जाएगा कि ये मैं रिक्वेस्ट ऑल डॉलर रिक्वेस्ट सॉरी मैं एक डाटा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, ओनली नेम एंड सिटी। ये इससे क्या होगा कि मुझे सिटी और नेम की वो एक एरे देगा। फिर उसके बाद मैं ना एक चेक लगाऊंगा, इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट हैज़ या फाइल का नेम इमेज, यानी अगर इमेज में फ़ाइल है, वैसे तो हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। मैं डॉलर इमेज के अंदर जो रिक्वेस्ट में से हमें इमेज आ रही है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ाइल है, फ़ाइल के अंदर से मुझे इमेज मिल रही है, उस नाम से डी मैं करके देख लेता हूँ कि इमेज के अंदर मुझे क्या मिल रहा है। मैं क्रिएट पे आया और ये मैंने फ़ाइल जो है ये वाली सेलेक्ट की, सेव किया, तो ये मैंने डी किया तो वही फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन आ रही है जो फ़ाइल मैंने अपलोड की है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फ़ाइल को मैं अब सेव करूँगा। ओके, सेव सिंपल है, डॉलर इमेज, और इसको स्टोर फंक्शन कॉल करते हैं इसको स्टोर करने के लिए। कहाँ पे स्टोर करना है, इमेजेस स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है। और उधर हमने जो है वो किस नाम से स्टोर करनी है, यही जो इमेज का गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, ये इससे हम सेव करवा लेते हैं। अच्छा, डी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम करता क्या। ये हमें उसकी ये वाला नाम देता है, ये ओरिजिनल नेम, ठीक है। ये मैंने इसे दोबारा रिलोड किया तो ये हमें उसका नाम देता है जो फ़ाइल का एग्जैक्ट नेम होता है, ठीक है। इसी नाम से मैंने वहाँ पे सेव करवा दूँगा और यही गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम से मैं इस डाटा के अंदर भी मैं ऐड करूँगा, बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये यहाँ पे मैं रख देता हूँ। चलो एक मैं ना सिंपल काम करते हैं अभी, डॉलर डाटा के अंदर मैं इमेज में क्या रख देता हूँ, यही नाम जिस नाम से मैंने डेटाबेस जो फ़ाइल का ओरिजिनल नेम है, और इधर भी मैं वो अब डाटा पास कर दूँगा कि अब ये वाली एरे आपने सेव करनी है जो एरे मैंने अब बना के दी आपको, ठीक है।
इसको कोड को आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। सर ये जो लास्ट आपने किया ये लास्ट ये है ना कि मैंने क्या किया है, ये डी मैं इस तरह करके आपको दिखाता हूँ कि इस डाटा में क्या है, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये डाटा मेरे पास दो है वैल्यू, एक नेम है और एक सिटी है। ये तीसरी वैल्यू भी मैंने उसके अंदर ऐड की है। सर हमने तो इमेज को स्टोर करना है, जबकि हम उसका जो है ये ना देखो नाम ये मैंने नाम ऊपर store कर करना दिया, ठीक है। दोनों चीज़ें ही हमें स्टोर करनी पड़ती हैं, एक फ़िज़िकल नाम और उसका इमेज। अब क्या होगा, इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास, इमेज भी आ गई। यहाँ तक क्लियर है? हो गया सर। देखो हम उसका नेम डेटाबेस में भी सेव रखते हैं और हम फिज़िकली भी इमेज को सेव रखते हैं, ताकि हम वो नाम दे के वो इमेज को गेट करता है। दोबारा रिट्रीव भी कर सकते दोबारा रिट्रीव भी शो भी करना होगा तो हम उस नाम से बताएंगे यार ये नेम से पिक्चर फ़लाँ जगह पड़ी हुई है, नहीं तो हमारी एसोसिएशन नहीं होगी ना। किस तरह आप उसको बताओगे कि कौन सी पिक्चर लेके आनी है? ठीक हो गया सर। ठीक होगा। अच्छा जी, मैंने इसको छोड़ा, सॉरी रीलोड किया, तो ये कह रहा है कि डिस्क डज नॉट हैव अ कॉन्फ़िगर्ड ड्राइवर। अच्छा जी, स्टोर नहीं होता यहाँ पे ना, मूव फंक्शन कॉल होता है, ठीक होगा। मूव हम करते हैं इसको, ओके जी। हमारी पिक्चर होगी सेव, कहाँ पे सेव हुई है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ गई है, ठीक है। अब शो कैसे होगी? शो हमारी होगी यहाँ से, इधर इस सिटी के आगे मैं इधर लगाता हूँ इमेज का एक कॉलन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज, और अभी देखोगे तो मुझे इमेज का जस्ट यहाँ पे नेम नज़र आ रहा है, ये वाला इमेज का नेम, ठीक है। ये गलत फाइल सेव हो गई थी हमारी, इसको हाँ डिलीट कर देता हूँ, ओके हो गया। अभी ये इमेज को शो कैसे करेंगे, ये तो जस्ट उसका नाम मेरे पास शो कर रहा है। अभी मैं बनाता हूँ, इसको करता हूँ कट, यहाँ से इमेज वाला टैग यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम उसकी पूरी लोकेशन ऐड करेंगे एसेट के साथ, ठीक है। एसेट एक इसका फंक्शन है कि हम एसेट्स में से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं। एसेट्स से मुराद हमारे वो जो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं उसे एसेट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपने जाना है इमेजेस के अंदर, किस फाइल फ़ोल्डर में, स्टूडेंट्स वाले फ़ोल्डर में, और वहाँ से आपने इस नाम की फ़ाइल को गेट करके लाना। अब ये फ़ाइल बहुत बड़ी है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम हाइट विड्थ सेट कर देते हैं कि इसकी विड्थ जो है आपने वो 200 पिक्सल या फिर 300 पिक्सल आपने शो करनी है। तो इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा थोड़ा। तो ये मेरे पास एक पिक्चर आ गई। अभी दूसरा रिकॉर्ड भी मैं सेव करता हूँ और उसकी भी मैं इमेज देता हूँ, ये वॉच वाली, ओके। तो ये वॉच भी आ गई मेरे पास, ठीक है। इसको मैं 200 कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। पिक्चर भी सेव हो गई। सर एक क्वेश्चन है कि ये जो पिक्चर हम अपलोड कर रहे हैं ये हमारी MySQL डेटाबेस में सेव एसक्यूएल होगी में या सिर्फ नाम सेव होता है, नाम एसक्यूएल सेव में सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ से रेफरेंस हमें मिलता है कि हमें इस रिकॉर्ड के साथ ये पिक्चर अटैच है बेसिकली। जबकि तो हम जो पिक्चर अपने- फिज़िकली हमारी जहाँ पे कोड पड़ा होता है उधर ही सेव होती हैं, जहाँ भी आपने सेव करवानी है क्लाउड श्लाउड के ऊपर। हाँ, नया फ़ोल्डर बना लो, जिस तरह नया फ़ोल्डर बना के इमेजेस के अंदर मैंने यहाँ पे सेव किया, जहाँ पे हमारी CSS JS फाइलें पड़ी होती हैं। सही 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 अपनी मर्ज़ी के फोल्डर में हम सेव कर जिधर मर्ज़ी सेव करवा सकते हैं आप। तो सर अगर हमारी गैलरी में से डिलीट हो जाए, हाँ, पिक्चर डिलीट हो जाए, सपोज़ करो ये मेरी पिक्चर डिलीट हो गई है, गैलरी अभी दोनों पिक्चर आ रही है ना मेरे पास, जी, एक पिक्चर मैं यहाँ से ये वाली डिलीट कर देता हूँ, फिर क्या होगा क्या कि वहाँ की पिक्चर नहीं एग्जिस्ट करती, ये एक ब्रोकन इमेज का साइन आ जाएगा। सर इसका मतलब है कि पिक्चर नहीं पड़ी हुई, यहीं से मिल नहीं रही। अभी जब आप एक सेकंड यहाँ पे आप कंसोल में भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको एरर देगा कि ये पिक्चर एग्जिस्ट नहीं करती। इसको मैं बॉटम पे ले आता हूँ और इसको ये ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि ये पिक्चर नॉट फाउंड, ये वाली पिक्चर, ठीक है, नहीं मिल रही उसे। तो इसका मतलब है पिक्चर ना डिलीट हो गई है या उसका नेम चेंज। आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर मैं पूछने लगा था कि जब हम यहाँ से कोई एंट्री डिलीट करते हैं तो वो पिक्चर कैसे रिकॉर्ड डिलीट होगी? रिकॉर्ड हमारा सिर्फ डेटाबेस में से डिलीट होता है, वो भी सेव डिलीट हो जाती है। तो अच्छा, पिक्चर भी साथ डिलीट हो जाती है। पिक्चर भी हो जाती है डिलीट। ये देखो वहाँ पे थोड़े से हमें फिर ना चेक लगाना पड़ता है, तो अदरवाइज़ हो जाती है। ये देखो ज़रा, मैं अभी करूँगा फाइंड,
इस रिकॉर्ड को $रिकॉर्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा अनलिंक। अनलिंक में मैं बताऊँगा कि मुझे किस फ़ाइल को अनलिंक करना है। images/student और उसमें जाके आपने रिकॉर्ड में से जो हमारी इमेज का नेम है इसको भी अनलिंक करने के बाद इस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर देना। पहले मैं ऊपर ही उसे डिलीट कर रहा था, अभी मैंने उसे चेक लगा दिया। लेकिन ये तब वर्क करेगा जब वो फ़ाइल एग्जिस्ट करती हो। अगर फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं ना करती तो ये हमें एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा ना तो ये एरर देगा मुझे कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक होगा। इसके लिए फिर हमें चेक लगा सकते हैं। इसको जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगी डिलीट और यहाँ से भी डिलीट होगी, देख सकते हो आप। फिज़िकल फ़ाइल भी हमारी डिलीट होगी। तो इसको हम चेक लगाने के लिए हम पहले ये फ़ाइल को चेक करेंगे कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है। तो उसके लिए लारावेल का वो है कि लारावेल फाइल एग्जिस्ट हम चेक कर सकते हैं। वो एक फंक्शन है, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, अभी देखते हैं। मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है उसमें, क्या इशू है। एक फंक्शन है फाइल करके, वो ना चेक कर लेते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं कहीं पे फाइल एग्जिस्ट्स, यही करके देख लेते हैं कि ये हमें क्या देता है। ये फंक्शन है, इसको हम dd में रख के देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। ओके जी, इसको मैं डिलीट करने जाता हूँ तो ये कह रहा है कि नहीं एग्जिस्ट करती फाइल। तो हम इसी को ही लगा देते हैं कि इफ़ ये एग्जिस्ट करती है तो आप ये काम करो, अदरवाइज़ ना करो। ठीक है, समझ आ गई। यस सर। अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो अंदर आएगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, बाहर से चला जाएगा। अच्छा जी, मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूँ, डिलीट पे जाता हूँ तो अब ये भी उसने बगैर किसी मसले के डिलीट कर दिया। नया रिकॉर्ड करता हूँ इमेज वाला, क्या वो भी डिलीट हो रहा है। ये वॉच मैंने सेव की और ये मैंने डिलीट कर दी तो वो इमेज भी डिलीट कर रहा है, सारा काम हो रहा है हमारा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बहुत है सर मेरे। चलो ठीक है, ऐसे हम क्लोज़ करते हैं। इसमें से कोई पूछना जो अभी तक किया है तो वो पूछ सकते हो सर, कल पूछेंगे इसमें से। अदरवाइज़ मैंने हफ्ते का काम आपको आज करवा दिया। यस सर, ये हजम कर लेंगे थोड़ा सा फिर नेक्स्ट। ठीक है जी, ओके, टेक केयर।